क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए आज से बेटा हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब ये चैप्टर क्यों शुरू करेंगे? ये चैप्टर इसलिए शुरू करेंगे क्योंकि हमने हाल ही में मॉर्फोलॉजी को कवर किया है। हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को हमने पूरा किया है। हम जानते हैं कि फ्लावर की मॉर्फोलॉजी किस तरह की होती है, हम जानते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं, हम जानते हैं कि फ्रूट क्या होता है, सीड क्या होता है। तो मॉर्फोलॉजी वाला पोर्शन हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब हमें ये वाला पोर्शन कंप्लीट करने में बड़ी आसानी होगी क्योंकि फंडामेंटल्स हमारे क्लियर है ऑलरेडी। ठीक है, यहां पर हमारा जो एस्पेक्ट होगा वो ये होगा कि फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म में कैसे जो है वो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, मेगा स्पोर कैसे बनते हैं, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, मेगा स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, मेल गैमेटोफाइट में गैमीट कैसे बनते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमीट कैसे बनते हैं, गैमीट कैसे जो है वो फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद का विकास कैसे होता है। ये सब चीजों को हमें यहां पर कवर करना है। ठीक है, कई सारे चैप्टर ऐसे हैं बेटा एनसीईआरटी में, 11th एनसीईआरटी, 12th एनसीईआरटी में जो कनेक्टेड चैप्टर हैं, ठीक है, तो उनको हमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में पढ़ना होता है। क्लियर? ठीक है, तो इसलिए जो है मॉर्फोलॉजी के बाद जो नंबर आता है अगला चैप्टर का वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो अब आप में से कई लोगों को जो मेरा सीक्वेंस है वो सूट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यदि चैप्टर को प्रॉपर समझना है, उसके अंदर उतरना है और आपको चीजों को जो है केवल लर्न नहीं करना, केवल आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, तो जो मेरा सीक्वेंस है उसे फॉलो कीजिए। क्लियर? चलिए, तो लेक्चर नंबर 1 हम आज देखेंगे बेटा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो देखो बेटा फ्लावर के क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो मैंने आपसे कहा भी था कि फूल जो होता है, जो फ्लावर होता है, बेसिकली वो सेक्सुअल पार्ट होता है किसी प्लांट का। ठीक है, एवरी फ्लावर इज ए सेक्सुअल पार्ट, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, फ्लावर का फॉर्मेशन जो होता है वो वेजिटेटिव फेज को रिप्रोडक्टिव फेज में कन्वर्ट होने वाला संकेत होता है। जैसे फ्लावर लगे मतलब प्लांट सेक्सुअली मैच्योर हो गया है। क्लियर? ठीक है, तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा और उनके आप उत्तर करेंगे, तब बेटा हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? क्लियर? आप बोलोगे सर आज तो लेक्चर नंबर 1 है, फिर आप लेक्चर नंबर 1 में तो आप क्वेश्चन करते नहीं हो, आज कैसे क्वेश्चन कर रहे हो? अरे भाई ये लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर का है, लेकिन कनेक्शन इसका जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर से बहुत गहरा कनेक्शन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपको फ्लावर के पार्ट्स को लेवल करना है। आपके सामने 11th एनसीईआरटी का फिगर 5.14 दे रखा है, इसमें फ्लावर के पार्ट्स दे रखे हैं, तो इनको आपको लेवल करना है। चलिए मैं यहां पे नंबर देता हूं इसको, मैंने कहा नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, लेवल कीजिए आप, है ना। 1 2 3 4 5 क्या है, पहचानिए उसको। ए बी सी डी क्या है, पहचानिए उसको। सारे बच्चों को बेटा आंसर करना है, एकदम एक्टिव रहना है क्लास में जो है वो। अब आप में से कई बच्चे बोलते हैं सर आप हमें हमारी लाइव क्लास क्यों नहीं लेते हो? मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि जिस सिस्टम पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इससे मैं लाइव भी कर सकता हूं, पर लाइव क्लास में 2 या 3 बड़े नुकसान होते हैं। पहला नुकसान ये होता है कि लाइव क्लास कई सारे बच्चे हमारे ऐसे कमांडो जो बड़े इंटीरियर एरिया में वहां पर इंटरनेट वो जो वीडियो देखते हैं तो डाउनलोड करने के बाद वीडियो देखते हैं ताकि वो उनको दिक्कत ना हो। तो एक तो बड़ा समस्या वो होता है। दूसरा ये होता है कि हम चाहते नहीं है कि किसी कारण से कोई लाइव सेशन कैंसिल हो तो उससे क्लास या सिलेबस पर असर पड़े और हमें जल्दबाजी में कोर्स पूरा करना पड़े, इसलिए हम लोग अपने आप को शेड्यूल्ड क्लास में हम ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग होती है भी 1 दिन 2 दिन पहले की रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, ताकि आप किसी भी कारण से, मेरा कोई पर्सनल काम भी है तो आपका काम नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आपका करियर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। क्लियर? ठीक है, तो लेकिन आपको ये फील तो यही करना पड़ेगा कि मैं और आप लाइव हैं, आमने सामने हैं बेटा,
है ना, दिल का कनेक्शन है। वो जो 10 लोगों का चैट खुलता है, फिर वो फालतू के चैट होते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस होता है, कोई कुछ कमेंट कर रहा होता है, उसे पढ़ पढ़ के सुनाओ मैं कि अच्छा तुमने ऐसा बोला, अच्छा तुमने ये बोला। तो भैया वो सब हम नहीं करते टाइम का, हम आपसे बात करेंगे, दिल से दिल की बात करेंगे, लेकिन समझ गए ना, डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बायोमेंटर्स। बायोमेंटर्स बिल्कुल आर्मी के डिसिप्लिन पे काम करता है। यहां का स्टाफ, यहां के स्टूडेंट, यहां के कमांडोज, यहां के कमांडर, सब कुछ एकदम डिसिप्लिन में रहते हैं। तो चलिए, तो इसका पहले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि पहचानिए टाइप ऑफ फ्लावर, यानी आपको बताना है कौन सा फ्लावर जो है वो हाइपोगाइनस है, कौन सा पेरिगाइनस है, कौन सा एपिगाइनस है। तो टाइप ऑफ फ्लावर को पहचानिए ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी। ओवरी की स्थिति के आधार पर, ओवरी की पोजीशन के आधार पर टाइप ऑफ फ्लावर को पहचानिए। ए बी सी डी को लेवल कीजिए। बिल्कुल सही बात, मॉर्फोलॉजी वाले हिस्से का थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी है। क्लियर? फिर एस्टिमेशन दे रखा है बेटा आपको ए बी सी डी एस्टिमेशन को पहचानना है, बताना है कि किस तरह का, कौन सा वॉल्वेट एस्टिमेशन है, कौन सा ट्विस्टेड एस्टिमेशन है, कौन सा वैक्सिलरी एस्टिमेशन है, कौन सा इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन है, ये आपको पहचानना है। तो एस्टिमेशन का टाइप पहचानिए। और यदि आप सच्ची में पढ़ रहे हैं, आपको फोड़ने के लेवल पर पढ़ रहे हैं, तो हर एक एस्टिमेशन का एक एग्जांपल जरूर दीजिएगा। हर एक एस्टिमेशन का एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी में है वो जरूर दीजिएगा। ठीक है? क्लियर? बताइए इसमें से कि आपके सामने एक फ्लावर है P और एक है Q, दो फ्लावर दिखाई पड़ रहे हैं। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सिनकार्पस है, कौन सा ऐसा है जो एपोकार्पस है? के विच फ्लावर इज सिनकार्पस, विच इज एपोकार्पस? P और Q में आप बताइए, P सिनकार्पस है कि एपोकार्पस है, Q सिनकार्पस है कि एपोकार्पस है? आपको देखकर बतलाना है। क्लियर? फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए। आइडेंटिफाई द प्लासेंटेशन, भिंडी है, ठीक है, ओकरा कटा हुआ के आप बताइए, इसको देखिए, इमेज को ध्यान से देखिए और आप प्लासेंटेशन बताइए कि कौन से प्लासेंटेशन को ये इमेज शो कर रही है। विच प्लासेंटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इमेज, के इस दिए गए इमेज से कौन सा प्लासेंटेशन हम देख पा रहे हैं। के अब ये तो बात हो गई बिल्कुल एकदम मॉर्फोलॉजी वाले हिस्से को फोकस करते हुए मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए। क्लियर? अब बताइए, चलिए, ए बी सी डी ई, कौन सा प्लासेंटेशन जो है बेसल है, कौन सा जो है वो फ्री सेंट्रल है, कौन सा पैराइटल है, कौन सा एक्साइल है, कौन सा जो है मार्जिनल है? पहचानिए। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सर ये तो 12th का चैप्टर है, 12th वाली एनसीईआरटी चैप्टर है, 11th वाला क्वेश्चन को पूछ रहे हो। कनेक्टेड है, कनेक्शन से बेटा। क्लियर? देन अब चूंकि है 11th में हम आराम से पढ़े हुए बेटा, 11th वाले पोर्शन में हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हमने फ्लावर की मॉर्फोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो अब हमको जो है वो एक इमेज रखा है जो है चैप्टर के शुरुआत में, जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में, उस इमेज में आपको दिए गए लेवलिंग को पहचानना है। आपको ए जो है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, एफ क्या है और जी क्या? ए बी सी डी ई एफ जी, इनको देखो बेटा, ये जितने चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये सब एग्जाम के पोटेंशियल क्वेश्चन है, इसलिए एकदम अटेंटिव रहिए और आंसर कीजिए प्लीज, है ना? ठीक है? सारा काम मेरा नहीं है, बहुत सारा काम आपका है, याद करने का, आंसर करने का। समझ गए ना? ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर में एंटर करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा कि हमें सबको मालूम है कि फ्लावर क्या होते हैं बेटा। जो फ्लावर होता है ये पौधे का क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये उसका प्रजननकारी भाग होता है। और इसके अंदर हमने देखा था 4 हॉर्न होती हैं, 4 इसमें वलय होती हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स और करोला जो होती है वो नॉन एसेंशियल रिंग होती हैं, जो एक प्रकार से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। जो है कोरोला जो होता है कलर्ड होगा, तो वो पॉलिनेटर को, जो परागण में हेल्प करने वाले कीट हैं, बर्ड्स हैं, उनको वो अट्रैक्ट करता है। और एंड्रोशियम मेल पार्ट होता है, गाइनोशियम फीमेल पार्ट होता है। एंड्रोशियम की यूनिट को हम स्टेमेन कहते हैं, गाइनोशियम की यूनिट को हम कार्पल कहते हैं। स्टेमेन माइक्रोस्पोरोफिल के समतुल्य होता है और कार्पल किसके? मेगा स्पोरोफिल के समतुल्य होता है। ऑलरेडी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हमने ऑलरेडी पढ़े हैं इस चीज को। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहां पे कि आपको ब्राइट कलर का एक ऑर्किड का फ्लावर दिखाई पड़ रहा है, सुंदर सा फ्लावर है। देखिए, एक तो बिल्कुल बेसिक फंडा ये है कि फ्लावर यदि ब्राइट कलर का दिखाई दे, सुगंधित फ्लावर दिखाई पड़े, व्हाइट कलर जो है वो आपको ब्राइट कलर का फ्लावर दिखाई पड़े, मतलब वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए है।
ठीक है, ताकि कीट वहां पर पहुंचे और इंसेक्ट जब वहां पहुंचते हैं तो इंसेक्ट वहां पहुंचकर निराश ना हो जाएं कि यार यहां तक पहुंचे कुछ नहीं मिला हमको के। भाई निराशा तो जो है किसी को भी हो सकती है ना, तो इंसेक्ट कहीं ऐसा ना हो कि वो सोच ले कि भाई मैं फ्लावर तक पहुंचा, इतना सुंदर दिखा, अट्रैक्ट होकर पहुंचा और बदले में मेरे को कुछ भी नहीं मिला। तो फ्लावर कहता है निराश मत हो बंधु, हम तुमको कुछ ना कुछ देंगे। तो फ्लावर उसको प्रोवाइड करता है नेक्टर, शुगरी सब्सटेंस होता है, ठीक है। फ्लावर ने उसको नेक्टर प्रोवाइड किया, शुगरी सब्सटेंस मिलता है उसको, ठीक है। इंसेक्ट उस शुगरी सब्सटेंस को के लालच में फ्लावर तक पहुंचता है, लेकिन फ्लावर जो है वो कहता है कि दोस्त देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है, सब चीज की कोई ना कोई कीमत है, ठीक है, सब चीज की कोई ना कोई कीमत है। फ्लावर कहता है कि तुमने नेक्टर ले लिया, तुम यहां तक आए, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद, नेक्टर लीजिए और हमारा काम कीजिए, पॉलिनेशन में हेल्प कीजिए, यानी परागकणों को एंथर से स्टिग्मा तक लेकर जाइए और वो जाने अनजाने में अपने आप हो जाता है। जब एक आम का पेड़ जो है मैंगो ट्री, उसमें खूब सारे येलो कलर के अच्छे बड़े बड़े मीठे रसीले आम लगे हुए हैं और आप जब उस पेड़ के पास से निकले, मन में आया लालच कि चलो मैंगो खाया जाए। आम का पेड़ जो है बढ़िया आम, पके हुए आम की अच्छी सी सुगंध वहां पर आ रही है, सुंदर सुंदर लटकते हुए से आम मैंगो दिखाई पड़ रहे हैं, आप अट्रैक्ट होके पहुंचे, आपने एक मैंगो तोड़ा और आपको लगा कि यार आपने इस पेड़ से एक मैंगो तोड़ के खा लिया, आप कितने समझदार हैं, कितना होशियारी का काम किया आपने, अपने लिए आपने जो है वो एक अच्छा सोर्स फूड का ढूंढ लिया आपने, ठीक है। आप चलते चलते आगे निकल गए, आपने आम का एक्सोकार्प नहीं खाया, छिलका नहीं खाया, मीजोकार्प वाला पोर्शन आपने खा लिया। मैंगो एक ड्रूप फ्रूट होता है, आपने उसका मीजोकार्प वाला फ्लैशी हिस्सा खा लिया और एंडोकार्प कठोर था उसका, उसके अंदर सीड था, वो गुठली आपने आम की आगे फेंक दी, हो गया काम खत्म, हमने खा लिया। लेकिन पता है आपको, उस आम के पेड़ ने आपके लालच का फायदा उठाया, उसने बोला खा ले आम, बेटा आम खा लो, बहुत सुंदर अच्छे से अच्छे आम है, मीठे मीठे आम है, रसीले आम है। लेकिन उसने अपना सीड दूर तुमसे फिगवा दिया, गुठली को उसने कहा दूर फेंक दो, जाके खा लो और गुठली फेंक दो। गुठली के अंदर जो आम की गुठली, उसके अंदर जीवन था, उसके अंदर सीड था और वहां पे एक नया प्लांट लग गया। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स उसने आपकी मदद से किया, यानी प्लांट ने जो आपको आम खिलाया ना, वो इसलिए नहीं खिलाया कि तुम अच्छे इंसान हो, तुम इंसान हो, तुम मेरे को पानी डालोगे, तुम बहुत महान हो, तुमने एरोप्लेन बना लिया। उसने कहा तुम सिर्फ एक जानवर हो, तुमको कुछ खाने को दूंगा, तुम खा के सीड को आगे फेंक दोगे और हमारा काम आगे बढ़ जाएगा। यह है सीड का डिस्पर्सल। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और मैंने कहा ना कि हमेशा पहले लेक्चर में हम चैप्टर की सोल तक पहुंचते हैं। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमको जानना जरूरी यह है कि हमें कैसे मालूम चला कि एक जमाने में हमने कैसे कहा कि जिम्नोस्पर्म थे, डायनासोर्स थे, और उस समय डायनासोर के समय में बड़े बड़े जिम्नोस्पर्मिक ट्री प्रेजेंट थे। और हमें आज कैसे मालूम चलता है कि कौन से ट्री कितने पुराने, कहां पर कोयले का भंडार मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। हम क्या करते हैं, जब खुदाई करते हैं ना, जब जियोलॉजी वाले खुदाई करते हैं, नॉट जूलॉजी, जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान वाले खुदाई करते हैं ना, तो वहां पे उनको फॉसिल पॉलन ग्रेन मिलते हैं, परागकण मिलता है। लीफ नहीं मिलेगी, लीफ तो बहुत रेयर है, मिल जाए, परागकण मिलेगा, फॉसिल पॉलन ग्रेन मिलेंगे। उनकी आउटर लेयर इतनी मजबूत होती है कि जो किसी भी केमिकल से डिस्ट्रॉय नहीं होती है। फॉसिल पॉलन ग्रेन मिलेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, कोयले के भंडार का पता लगा लेंगे। मतलब पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हमें इस चैप्टर में समझना यह है कि भाई मेल गेमीट कैसे बना, मेगा माइक्रोस्पोर कैसे बना, कैसे पॉलन ग्रेन्स बने, कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कैसे पॉलिनेशन हुआ। क्या केवल इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं? नहीं, हवाएं भी पॉलिनेशन करती हैं, कि वाटर से भी पॉलिनेशन होता है, बर्ड्स, पक्षी भी उसमें रोल प्ले करते हैं, और तो और सांप भी हेल्प करता है पॉलिनेशन में। समझ रहे बात को? तो मल्टीपल एस्पेक्ट है इसके, तो उन चीजों को हमें समझना है। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं बेटा, हमारे सामने जो है एक फ्लावर दिखाई पड़ रहा है, आप पहचान सकते हैं जो है वो हम कहते हैं हिबिस्कस का फ्लावर है ये के, और आप देख रहे हैं हिबिस्कस के फ्लावर, चाइना रोज को देख रहे हैं आप, तो उसमें आपको दिखाई पड़ रहा है बकायदा, आपको ऊपर रेड रेड दिखाई पड़ रहा है, वो स्टिग्मा दिखाई पड़ रही है, येलो वाला हिस्सा आपको जो है वो एंथर दिखाई पड़ रहा है आपको इसमें, और आप इसमें जो है फ्लावर पेटल्स को देख रहे हैं जो आपको जो कलरफुल दिखाई पड़ रहा है।
ये क्या है, ये जो है, ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये क्या है, ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है पूरा इसका, ठीक है। देखिए आप, है ना, अगेन, है ना, ये तो क्या हो गया, ये तो पेटल हो गया इसका, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, ये इसका स्टाइल हो गया। ये ऊपर वाला क्या हो गया, इसका स्टिग्मा हो गया। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी किसके भाग होते हैं बेटा, ये कार्पल के हिस्से होते हैं, ठीक है ना। और ये ऊपर क्या देख रहे हो आप, ऊपर दिखाई पड़ रहा है आपको एंथर दिखाई पड़ रहा है आपको ये, और ये क्या है, ये है फिलामेंट। सब पढ़ा हुआ हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में, ये फिलामेंट है, ठीक है। एंथर और फिलामेंट को मिला के क्या बोलते हैं हम, स्टेमेन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसके लिए हम, स्टेमेन वर्ड का यूज करते हैं, उसे हम स्टेमेन कहते हैं हम, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। हमने क्या कहा बेटा, जो स्टेमेन होता है वो तो मेल पार्ट होता है, और स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये क्या होता है, ये फीमेल पार्ट होता है, ये कार्पल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देखो फ्लावर की मॉर्फोलॉजी को हम बिल्कुल बेटा ब्रीफ में बतला रहा हूं आपको मैं, कि मैंने कहा आपसे कि फ्लावर में जो फ्लावर का जो आधार व्रंथ होता है, आधार व्रंथ होता है, उसे बोलते हैं हम पेडिसेल। उसे क्या बोलते हैं, उसे हम पेडिसेल कहते हैं। पेडिसेल का ऊपरी फूला हुआ हिस्सा जिस पर फ्लावर की सभी रिंग पाई जाती है उसे हम थैलेमस कहते हैं, या रिसेप्टिकल कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। सबसे पहली रिंग होती है कैलिक्स जिसकी यूनिट सेपल होती है। सेकंड रिंग होती है कोरोला जिसकी यूनिट पेटल होती है। फिर होता है एंड्रोशियम जिसकी यूनिट होती है स्टेमेन। स्टेमेन के अंदर दो भाग होते हैं, एंथर और फिलामेंट। फिर सबसे अंदर वाली रिंग होती है जो है वो गाइनोशियम जिसकी यूनिट होती है कार्पल। कार्पल के तीन हिस्से होते हैं। स्टिग्मा सबसे ऊपरी भाग होता है, ट्यूब के समान स्टाइल होता है, निचला जो है फर्टाइल पार्ट होता है ओवरी, ठीक है ना। अब ये तो देखो, ये तो बिल्कुल बेसिक्स है, हमने जो है 11th क्लास के मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्लियर। चल अब जो अलग अलग हिस्से देखें, क्या कोई काम के हैं, वो क्या काम करते हैं वो, तो मैंने कहा कि देखो ये बात तो कंफर्म है कि फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं कि अब फ्लावर के जो अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे मैंने कहा सेपल, जिसकी जो वास्तव में कैलिक्स, यानी सेपल क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ कैलिक्स, ये कैलिक्स की इकाई होती है, ठीक है। हम बेसिकली कैलिक्स की बात कर रहे हैं, तो कैलिक्स जो होते हैं इसकी यूनिट सेपल होती है। प्रोटेक्ट दी अनओपन फ्लावर, जो बर्ड कंडीशन में फ्लावर होता है। आप गुलाब की बर्ड देखना, कली देखना, आप पूरी ग्रीन कवर से जो है वो घिरी होती है, तो वो क्या होता है, वो कैलिक्स उसे कवर करता है बेटा के। पेटल क्या होता है, पेटल पॉलिनेशन में हेल्प करने के लिए जो पॉलिनेटर होता है उसको अट्रैक्ट करता है। ब्राइट कलर के होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, और ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट को, साथ में ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं एक तरीके से, ठीक है। फिर जो है पिस्टिल या कार्पल की बात करें हम, तो ये क्या होते हैं बेटा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। स्टिग्मा जिस पर पॉलन ग्रैंड लैंड करता है, पॉलन ग्रैंड उसके ऊपर आता है के। स्टाइल क्या होता है, स्टाइल स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। ओवरी क्या होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। और ओव्यूल क्या होता है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था बेटा कि ओव्यूल के बारे में एक बात याद रखना, इट इज इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है। यानी ओव्यूल क्या होता है, अध्यावरण युक्त मेगा स्पोरेंजिया होती है। मेगा स्पोर बनने वाला, जहां मेगा स्पोर बनेगा वो मेगा स्पोरेंजिया होगा, जहां माइक्रोस्पोर बनेगा माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। तो ओव्यूल जो है वो मेगा स्पोर बनने की जगह होते हैं, मेगा स्पोरेंजिया बोलते हैं। इनमें कवर होता है इसलिए इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया बोलते हैं, उसके लिए हम ओव्यूल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। फिर जो स्टेमेन होगा, जो फ्लावर में जो स्टेमेन होगा वो क्या होगा, वो मेल पार्ट होगा, वो मेल पार्ट होगा जो पॉलन ग्रेन को, माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। वो मेल पार्ट होगा जो माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करेगा। तो मतलब फ्लावर के अलग अलग पार्ट का अलग अलग काम होता है, ठीक है। और जीवन क्या है प्लांट का, पौधे का जीवन यह है कि एक बीज, एक सीड के अंदर, यदि प्लांट के सीड की बात करें, व्हाट इज इनसाइड द सीड, सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो। पढ़ा हमने सीड मॉर्फोलॉजी में, हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा सीड मॉर्फोलॉजी में, हमने देखा था स्कूटेलम क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है, एलिरोन लेयर क्या होती है, मोनोकॉट का सीड कैसा होता है, डाइकॉट का सीड कैसा होता है, सब अच्छे से पढ़े हुए हैं बेटा हम, है ना, एकदम कनेक्टेड है, बिल्कुल बैक टू बैक चैप्टर, इसीलिए मैंने शुरू किया आपको ताकि फंडा एकदम क्लियर रहे। तो सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो को फूड दो सोर्स से मिलता है। एम्ब्रियो, एक डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड मिलता है दो सोर्स से, या तो कॉटिलिडन से मिलता है, और जिन पौधों में कॉटिलिडन नहीं होते उनमें एंडोस्पर्म से मिलता है। याद है ना, एंडोस्पर्मिक सीड,
एक्स एंडोस्पर्मिक सीड, है ना, एल्यूमिनस सीड, एक्स एल्यूमिनस सीड पढ़ाया था ना मैंने आपको, ठीक है। फिर जो सीड जर्मिनेट होगा, एक सीडलिंग बनेगा, नवजात पौधा बनेगा, उस सीडलिंग को जो जब एम्ब्रियो डेवलप होगा सीडलिंग बनेगा, और एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है होता है वो उस जब सीडलिंग में कन्वर्ट होगा तो उसको फूड मिलेगा एंडोस्पर्म से या कॉटिलिडन से। उसके बाद सीडलिंग जो है वो फोटोसिंथेसिस करने लगेगा और अपना भोजन खुद बनाएगा। फिर वो वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर करेगा। जब रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर करेगा तब फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर जो है वो जीवन काल में कई बार फ्लावरिंग होती है, कई बार फल लगते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट कहलाते हैं। जिनमें केवल पूरे जीवन में एक बार फ्लावरिंग होती है, एक बार फल लगते हैं, उन्हें हम मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। याद है ना, ये भी पढ़ा हमने। कहां पढ़ा? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पढ़ा हमने, ठीक है ना। मतलब हमें अभी चैप्टर कई जगह पे बेटा कनेक्टेड है, तो चैप्टर्स को हमें पूरी बायोलॉजी को हमें एक स्टोरी के समान समझना चाहिए, है ना, एक से दूसरा हिस्सा कनेक्टेड होता है। फिर फ्लावर बनेगा, फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट होंगे। फ्लावर में मेल पार्ट पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेगा, फीमेल पार्ट जो है वो मेगास्पोर को प्रोड्यूस करेगा, और मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा, एक को बनाएगा, और माइक्रोस्पोर जो है मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट को बनाएंगे। फर्टिलाइजेशन होगा, उसके लिए पहले लेकिन पॉलन ग्रेन को फीमेल पार्ट तक पहुंचना पड़ेगा। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर, ध्यान से बात सुनिएगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर या सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जो पॉलन ग्रेन है उसका पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, क्लियर? तो पॉलिनेशन को डिफाइन करना हो तो क्या बोलोगे? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन दूसरे फ्लावर के साथ होगा, सेल्फ पॉलिनेशन खुद के एक ही फ्लावर के अंदर होगा, ठीक है। देन फर्टिलाइजेशन होगा, फिर से जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, जीवन चलता रहेगा, ठीक है। जिसे हम देख रहे हैं इमेज में क्या बता रहा है, इंसेक्ट के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को ये इमेज दर्शा रही है। तो पॉलिनेशन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम समझ गए कि मेल पार्ट क्या होता है, फीमेल पार्ट क्या होता है, कार्पल क्या होता है, स्टेमेन क्या होता है। कार्पल के लिए हम पिस्टिल वर्ड भी यूज करते हैं, मेगास्पोरोफिल वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट इमेज दे रखा है बेटा, इंपॉर्टेंट डायग्राम है एनसीईआरटी का, जो एग्जाम में आने की संभावना है, एकदम दिमाग में रखिएगा बेटा इसको। ये हम देख रहे हैं एक टिपिकल स्टेमेन। देखो अभी हम इस चैप्टर में कैलिक्स और करोला के ऊपर बात नहीं करेंगे, यहां पर हम मेल और फीमेल पार्ट पर बात करेंगे। कैसे मेल पार्ट के अंदर मेल जो है माइक्रोस्पोर बनता है, कैसे मेल गैमिट बनता है उस पर बात करेंगे, कैसे फीमेल जो है वो पार्ट में जो है किस प्रकार से मेगास्पोर बनते हैं, कैसे उससे फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, कैसे उसमें एग बनता है, उस पर बात करेंगे हम, ठीक है। यहां पर हम एक टिपिकल एक डायग्राम देख रहे हैं टिपिकल स्टेमेन का। स्टेमेन बोले तो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, स्टेमेन मेन वर्ड है ना, मेल पार्ट, ठीक है ना। अब हमने देखो, हमने क्या देखा था, हमने कहा था कि एक स्टेमेन में क्या होता है, एंथर होता है, एंथर में दो लोब होते हैं। एंथर में हमने कहा एक स्टेमेन में एंथर होता है, ठीक है, एंथर में दो लोब होते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा था कि एंथर के दोनों लोब आपस में जुड़े होते हैं, किससे? थ्रू ए कनेक्टिव, एक हिस्सा होता है जिसे हमने क्या बोला, हमने कहा ये है कनेक्टिव, इससे जुड़ा होता है, ठीक है। फिर ये क्या हो गया बेटा, एंथर का ये लोब हो गया, है ना, ठीक है। और ये कनेक्टिव और एंथर का लोब जो है किससे जुड़ा होता है? ये जुड़ा होता है वास्तव में फिलामेंट से, ठीक है। हमने कहा ये है फिलामेंट, ठीक है, दिस इज दी फिलामेंट। तो फिलामेंट एंथर से जुड़ा होता है। फिलामेंट जो होता है एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और फिलामेंट का जो सबसे निचला सिरा होता है ये कहां जुड़ा होता है बेटा? ये जुड़ा होता है थैलेमस पे, यहां थैलेमस है, इट इज अटैच्ड टू दी थैलेमस, ये थैलेमस से जुड़ा होता है। तो प्रॉक्सिमल बोले तो पास वाला, प्रॉक्सिमल ये वर्ड भूलना नहीं, प्रॉक्सिमल, पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर पास वाला, ठीक है, पास वाला, ठीक है। डिस्टल मतलब दूर वाला, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक है।
प्रॉक्सिमल पास वाला, डिस्टल दूर वाला। तो जो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल सिरा है, फ्लावर के पास वाला हिस्सा, वो थैलेमस पे जुड़ा होता है, और डिस्टल सिरा जो है वो एंथर पे जुड़ा होता है। जुड़ने के लिए क्या होता है, कनेक्टिव होता है, कनेक्टिव के थ्रू वो जुड़ा होता है, ठीक है। और एंथर के जो दो लोब होते हैं, हर एक लोब के अंदर एक माइक्रो जो है, हर एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। ये मैंने ये क्या है, ये हो गई इसकी माइक्रो स्पोरेंजिया हो गई, पोलन चैम्बर भी कहते हैं, माइक्रो स्पोरेंजिया होती है, पोलन चैम्बर भी इसको हम कहते हैं। तो ये तो बताया मैंने, बनाया मैंने बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम, जो आपको हमने मॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी बताया था, जो आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। अब उसी डायग्राम को हम यहां पे देखें, उसी को यदि हम यहां पर देखें तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, इसी डायग्राम को यहां पे देखें तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहां पे कि देखो जो आपके सामने आपको इमेज दिखाई पड़ रहा है बेटा, देख रहे हैं आप इसमें, तो इसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है बेटा, आप देखिए इसमें डायग्राम एक टिपिकल स्टेमेन को देख रहे हैं बेटा हम। टिपिकल स्टेमेन में को यदि हम यहां पर देखें तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें हमें दिखाई पड़ रहा है एंथर, और एक दिखाई पड़ रहा है नीचे फिलामेंट। फिलामेंट को क्या बोला हमने, एंथर का हमने स्टॉक का, एंथर का हमने से स्टॉक का, ठीक है। ये एंथर का में स्टॉक जो हमें जो क्या दिखाई पड़ रहा है बेटा, हमें ये एंथर के स्टॉक के समान में ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, एंथर का स्टॉक का हमने। फिर दूसरी इमेज बी में क्या देख रहे हैं हम, इमेज बी को देखिए बेटा ध्यान से, ये 3D कट सेक्शन है, ये 3D कट सेक्शन दिखाई पड़ रहा है हमें, के जो बता रहा है कि यदि हम एंथर को काट कर देखें तो क्या दिखाई पड़ेगा, उसके अंदर हमको दिखाई पड़ेंगे जो है वो पॉलन सैक दिखाई पड़ेंगे। एक लोब के अंदर दो पॉलन सैक आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जहां से पॉलन सैक फट जाते हैं मैच्योर एंथर में, परिपक्व मैच्योर या परिपक्व एंथर में, मैच्योर या परिपक्व एंथर में, एक मैच्योर एंथर में, एक परिपक्व एंथर में, जब जिस पॉइंट से एंथर फट जाता है और अंदर के पॉलन ग्रेन को बाहर निकालता है, उस लकीर को, उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ डिहेसेंस कहते हैं उसे हम, के प्रस्फुटन रेखा कहते हैं इसे हम, क्या बोलते हैं इसे हम हिंदी में बोलते हैं इसको प्रस्फुटन रेखा, ठीक है, ठीक है। लाइन ऑफ डिहेसेंस कहते हैं इसको, जहां से एक मैच्योर एंथर जो है वो क्रैक हो जाता है, फट जाता है और पॉलन ग्रेन को बाहर निकालता है। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया जिसमें कि जो है माइक्रोस्पोर बनते हैं, पॉलन ग्रेन बनते हैं, वो माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाते को हम पॉलन चैम्बर भी कहते हैं, पॉलन सैक भी कहते हैं उसे हम, ठीक है। एक यंग एंथर में एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, लेकिन जब एंथर मैच्योर होता है, परिपक्व होता है और फुली मैच्योर हो चुका होता है, तब जो है उसमें दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया फ्यूज हो जाती है आपस में, और एक लोब में एक बड़ी माइक्रोस्पोरेंजिया बन जाती है, जो ऑलमोस्ट जस्ट बिफोर दी डिहेसेंस ऑफ एंथर के फटने के ठीक पहले की अवस्था होती है, ठीक है। तो इस देखो डायग्राम को ध्यान देखिए, देखो पहला डायग्राम तो बिल्कुल सिंपल है कि आपने एंथर देखा, आपने फिलामेंट देखा उसमें के, और डायग्राम बी में भी फिलामेंट दिखाई पड़ रहा है आपको, उसमें एंथर का हमने जो है वो क्रॉस सेक्शन देखा, कट सेक्शन देखा उसका हमने, हमें उसमें एंथर के दो लोब दिखाई पड़ रहे हैं, हर एक लोब में देखो आपको दो जो है वो दो पॉलन सैक दिखाई पड़ रहे हैं, कुल 4 पॉलन सैक हैं, 2 लोब प्रेजेंट है, और पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन दिखाई पड़ रहे हैं, और जिस पॉइंट पर जो है एंथर का एक लोब जो है फट जाता है, जहां से पॉलन ग्रेन बाहर निकल सकते, उसे लाइन ऑफ डिहेसेंस कहते हैं। क्लियर, ये तो समझा डायग्राम हमने नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। देखिए अब एनसीईआरटी क्या लिखता है, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल स्टेमेन, एक प्रारूपिक स्टेमेन के 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट होते हैं के, द लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड, कभी कभी ये सिंगल लोब का भी होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जिसे हम एंथर कहते हैं। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, मतलब फिलामेंट का पास वाला सिरा है, अटैच टू थैलेमस, थैलेमस से जुड़ा होता है, अभी डायग्राम में देखा था हमने, और दी पेटल ऑफ द फ्लावर। अब पेटल ऑफ द फ्लावर में जुड़ा होगा, मतलब क्या कंडीशन होगी, ये इपी पेटलस फ्लावर, ठीक है। जैसे फैमिली लिलिएसी की बात करें हम, ठीक है, हम सोलेनेसी में भी होता है सटके, तो हम क्या देखते हैं बेटा, प्रॉक्सिमल एंड फ्लावर का जो है या तो थैलेमस पे जुड़ा होगा या पेटल पे जुड़ा होगा, के पेटल पे जुड़ा होगा तो आप क्या लिखेंगे फ्लोरल फॉर्मूले में, आप ऐसा लिखेंगे, ठीक है, कि एंड्रोसियम पेटल पर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो पेटल पर जुड़ा हो सकता है। तो फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल सिरा है वो पेटल पर जुड़ा होगा, इपीपेटलस फ्लावर में, और या फिर थैलेमस पर जुड़ा होगा, ठीक है ना, नॉर्मल फ्लावर में। क्लियर, देखिए
दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट, ठीक है ना। द स्टेमेन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, है ना बेटा, कोई डाउट नहीं इसमें, तो एकदम सिंपल बात है, ठीक है। तो अभी देखो मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा रहा हूं बेटा, जो बड़ी इंपॉर्टेंट इमेजेस समझने के लिए इसको, ठीक है, दिखा आपने, देखो एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। हम एंथर को हमने 3D व्यू देखा उसका, हमें अंदर पॉलन सेक दिखाई पड़ रहे हैं, 4 पॉलन सेक है टोटल एक एंथर के अंदर। मतलब एक एंथर क्या होता है, एक एंथर होता है बाइलोब्ड टेट्रा स्पोरेंजिएट, ठीक है। एक एंथर जो होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है जनरली बाइलोब्ड टेट्रा स्पोरेंज। नोट करना छोटी छोटी बातें, और यही एग्जाम के क्वेश्चन है के। एक एंथर होता है बाइलोब्ड टेट्रा स्पोरेंजिएट के, तो 4 स्पोरेंजा दिखाई पड़ रही है आपको उसके, हर एक माइक्रो स्पोरेंजा को हम पॉलन सेक भी कहते हैं बेटा के। और फिर आप देखो इसमें आपको ग्रुप दिखाई पड़ रहे हैं, आपको जहां पे 2 एंथर के लोब जुड़ते हैं वो 2 एक बड़ा डीप ग्रुप, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप दिखाई पड़ता है। दिस इज दी लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, समझना बेटा, समझना, क्योंकि सब एनसीईआरटी में मेंशन है के। एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप दिखाई पड़ता है जहां पर एंथर के दोनों लोब जो है वो जुड़ते हैं। पता है आपको, जो फिलामेंट जब एंथर के लोब से जुड़ता है ना, तो उसके भी कई अलग अलग तरह के अटैचमेंट होते हैं। डॉर्सिफिक्स्ड होता है, बेसिफिक्स्ड होता है, तो वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। अभी हमने इतना कहा कि एंथर जो है वो, फिलामेंट जो है वो एंथर से जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव। कनेक्टिव वो हिस्सा होता है जहां पर एंथर के दोनों लोब जुड़े होते हैं और वहीं पर फिलामेंट आकर जुड़ जाता है, ठीक है। स्टेमेन प्लूरल है इसका, स्टेमिना और स्टेमेंस के, इज ए पॉलन प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का पॉलन प्रोड्यूस करने वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फिलामेंट एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जबकि एंथर जो है वो पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। तो फिलामेंट याद रखना बेटा, फिलामेंट पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं करता, एंथर पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देखिए, है ना, अब अलग अलग पॉइंट्स जो है इसका, आप डोर्सल व्यू देख रहे हैं, आप वेंट्रल व्यू देख रहे हैं आपके, ठीक है, पीछे से और आगे से आप देख उसका व्यू देख रहे हैं आप, ठीक है। डोर्सल पृष्ठीय सतह देख रहे हैं, वेंट्रल उसकी जो है आप जो है वो आधारी सतह देख रहे हैं आप, ठीक है ना, क्लियर। तो कनेक्टिव देखो आप, है ना, कनेक्टिव क्या है बेटा, जहां पे 2 पॉइंट जहां पर कि दोनों लोब जुड़ रहे होते हैं और जो फिलामेंट यहां आकर जुड़ता है इससे, ठीक है। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है, होमवर्क आंसर करेंगे आप, ठीक है। डाइडायनामस और टेट्राडायनामस, याद है ना, मैंने कहा था कि जो स्टेमेन होते हैं उनकी लंबाई में फर्क हो सकता है। तो जब कभी जो है 4 स्टेमेन हो, 2 लंबे हो 2 छोटे हो, डाइडायनामस कंडीशन कहते हैं। जब जो है वो 2 छोटे हो 4 लंबे हो, टेट्राडायनामस कंडीशन कहते हैं। आपको बताना है एग्जाम्पल, डाइडायनामस का एग्जांपल और टेट्राडायनामस का एग्जांपल। मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ाया हुआ है, ये मत बोलना बताया नहीं सर आपने, के मैंने बताया हुआ है। तो डाइडायनामस का एग्जांपल दीजिए, और टेट्राडायनामस में आपको डाइडायनामस जो है वो एंड्रोशियम और टेट्राडायनामस एंड्रोशियम आपको कहां देखने मिलती है, इनके आप एग्जांपल दीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया बेटा कई बार, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे मैं, ठीक है। The number and length of stamen are variable। देखो आ गया जो मैंने दिखाया ना आपको, जो मैंने दिखाया, नंबर एंड लेंथ ऑफ stamen is variable। तो देखो डाइडायनामस देख रहे हैं, टेट्राडायनामस देख रहे हैं। अच्छा, एक वर्ड और होता है डाइएडल्फस, एक होता है मोनोएडल्फस, याद है ना, डाइएडल्फस, मोनोएडल्फस, पॉलीएडल्फस, सिंजेनेसिस, याद आया, पढ़ाया हुआ, सब पढ़ाया हुआ बेटा, भूलना नहीं उसको, है ना, ठीक है। क्या लिखा है एनसीईआरटी में, द नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टेमेन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका, दे आर डाइथिकस्ट के। देखो बेटा, यानी हर एक लोब के अंदर आप देखो 2 थीका मतलब क्या, थीका मतलब थैली होता है, थैली मतलब जो सैक है जिसके अंदर, जिसको हम माइक्रोस्पोंजिया बोल रहे हैं, तो क्या लिखा है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, 2 लोब वाला होता है। हर एक विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका, हर लोब के अंदर 2 थैलियां होती हैं, और हम क्या इसीलिए इसको डाइथेकस भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है, क्लियर। ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका, के मैंने क्या कहा आपसे, एक लंबा लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप जो है वो गुजरता है, जो 2 थीका को या दोनों लोब को जो है अलग अलग करता है यहां पर, ठीक है,
देखिए, है ना। तो इस ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप की बात हो रही है कि ये हमने कहा ये थीका है, ये थीका है, यहां पे दिखाई पड़ रहा है हमें, ठीक है ना। हर एक लोब के अंदर हमें 2 पॉलन सेक भी देखने मिलेंगे यहां पे, के बाद में जो एक फ्यूज होकर सिंगल हो जाएगा जो। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। तो देखो बेटा, यानी हम अलग अलग इमेजेस को देख के समझ रहे हैं कि मेल, अभी हमारा फोकस मेल पार्ट पे बेटा। हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमें स्टेमेन दिखाई पड़ रहा है, उसमें एंथर देख रहे हो, और एंथर में आप देख रहे हो आपको कनेक्टिव, देखिए एंथर में कनेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हम आगे इस पर बात करेंगे हम, ठीक है। कनेक्टिव का रोल तो आगे बात करेंगे, अभी समझ लीजिए कनेक्टिव मतलब कनेक्ट कर रहा है वो एंथर के दोनों लोब को, और फिलामेंट को एंथर से वो जोड़ने में हेल्प करता है। कनेक्टिव वो हिस्सा होता है जो वाटर कंडक्शन में, न्यूट्रिएंट कंडक्शन में हेल्प करता है एंथर में, ठीक है। देखिए आप ना, पॉलन सेक दिखाई पड़ रहा है 10 में को। इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, अब एक एंथर का हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं बेटा, हम तो क्या देखते हैं, हम पाते हैं The bilobed nature of an anther is very distinct, के एंथर के 2 लोब हमें साफ साफ दिखाई पड़ते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें के, ठीक है, सिंपल सी बात है। The anther is 4-sided tetragonal structure, एंथर ऐसा होता है। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. ये ठीक है, क्या बोल रहा है आपसे, 4-sided, देखो ना आप, 4-sided के 4 इज ए 4-sided टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोंजिया, एक माइक्रोस्पोंजिया ये है, 2 3 4 माइक्रोस्पोंजिया होते हैं, लोकेटेड एट कॉर्नर, देखो कॉर्नर में बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, ऑफ ईच लोब, हर एक लोब के कॉर्नर में हमको दिखाई पड़ती हूँ, है ना। देखिए ना, कॉर्नर में बनाया हुआ, बीच में नहीं बनाया मैंने इसको। शब्दों देखो बेटा, एनसीईआरटी की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। कई बच्चे बोलते हैं सर आप हमको पूरा लिखा हुआ एनसीईआरटी को दिखाते हो, क्योंकि जो एग्जाम है उसमें एनसीईआरटी पूछा जा रहा है। इन चैप्टर में तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, इन चैप्टर में तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। एनसीईआरटी का भाषा समझिए बेटा, लैंग्वेज समझिए कि क्या बोला है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या लिखा है, उसका मतलब क्या है। कई बच्चों को लगता है रट लेंगे एनसीईआरटी, याद कर लेंगे एनसीईआरटी, सर हम तो पूरा यार रट लिए, पन्ना दर पन्ना रट लिए, नहीं बनेगा पेपर में, कह रहा हूं। आप एनसीईआरटी का पन्ने दर पन्ना याद कर लीजिए, मैं कह रहा हूं आप 240 के ऊपर स्कोर नहीं कर सकते। If you want to score 360 out of 360, you have to understand what is written in the NCERT. लाइनों को रटने से काम नहीं, लाइनों को समझिए, between the lines of NCERT क्या कहना चाह रहा है आपसे, उसको भी समझिए। एंड कई जगह पर NCERT होता है एक मुहावरे के समान, कि छोटे थे ना तो हिंदी में आता था क्लास में कि मुहावरा बताओ, है ना, किसी मुहावरे को एक्सप्लेन करो, किसका मतलब क्या, तो उसको यूज करते थे हम, उसको एक्सप्लेन करते थे हम के, सो सुनार की एक लोहार की, एक मुहावरा है बड़ा फेमस हिंदी में मुहावरा है, सो सुनार की एक लोहार की। कहने का मतलब ये कि सोनार जो है कुछ चीज बनाने के लिए छोटा 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 बार मारता है और फिर वो ज्वेलरी तैयार करता है। लोहार एक बार में जोर से मारता है उठ के, तो कई कहने का मतलब है कि कई बार क्या होता है, बड़े प्रयास करने के लिए जोरदार प्रयास करना पड़ता है, तब जाके व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। के तो मतलब कहने का मतलब है एक जोरदार जवाब, ऐसा जवाब दिया जिससे जवाब का कोई आंसर ना मिला। वही मैं कहता हूं आपसे कि जो नीट की तैयारी करते हैं जो बच्चे, वो वही काम करते हैं, सो सुनार की एक लोहार की। बाकी लोग बोलते हैं हमने बीएससी में 90% ले आए, हमने बी कर लिया, बी करके हम नौकरी ढूंढते फिर रहे हैं, हमने ये कर लिया वो कर लिया। अरे बात खत्म, हमने डॉक्टर है, बस पहुंच गया मेडिकल, बस खेल खत्म। उसके बाद तो आदमी मान ही लेता है कि बुद्धिमान तो तुम हो, तुम जैसे ही मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंचे तो आदमी ये मानकर ही चलता है, बाय डिफॉल्ट मान के चलता है कि यू आर इंटेलिजेंट, है ना। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि तुम में कम दिमाग है, क्योंकि वो मान चुका है। वो ये जगत में वेल एस्टेब्लिश फैक्ट है वर्ल्ड के अंदर ये। इफ यू आर ए डॉक्टर, यू आर इन द मोस्ट एलीट क्लास के। सबसे लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर होगा आदमी तो एकदम अच्छा सा ऐसा
ट्रांसपेरेंट सा ऐसा स्पेक्स लगा होगा, ठीक है, और अच्छा तो ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा उसका, बहुत पोलाइट बिहेवियर होगा, अच्छे से बात करेगा, सुनेगा, समझेगा, बहुत होशियार होगा, आपकी बीमारी से उसका मतलब डॉक्टर से व्हाट वी एक्सपेक्ट के हम डॉक्टर से थोड़ी ना एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर आया गले में लाल रुमाल, अब ये बात अलग, लाल रेड पहना हुआ, मैं ठंडी बंबई में भी थोड़ी थोड़ी पढ़ना शुरू हो गई के, तो ये जैकेट पहना हुआ, इसका मतलब लाल रंग से गले में लाल रुमाल बंधा हुआ है, हाथ में भी एक रुमाल बंधा हुआ है, मुंह में गुटखा फंसा हुआ है के, और कान में बीड़ी लगी हुई है। गाँव में लगाते हैं लोग कान में ऐसा बीड़ी सिगरेट ऐसा कान में लगा लेते हैं लोग बात के, वो कंडक्टर पेन लगाता है बस में, और गांव के लोग बीड़ी भी यहाँ लगा लेते हैं के, वो लगा हुआ है, और एक अपना जो लुंगी सॉर्ट होता ना कि वो लुंगी डांस वाला लुंगी जो होता है, वो लुंगी पहन के बनियान पहन के पहुंचे क्लिनिक। आपने देखा कि आप क्लिनिक में एंटर किया, आपने क्या देखा, आपने देखा कि एक डॉक्टर, आप सोच के आए थे कि भाई बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बड़े हार्ट के, चलो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट के बड़े डॉक्टर हैं, उनको दिखा लेते हैं। भाई मान लो घर में किसी को प्रॉब्लम थी, आपने कहा कि सबसे अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास चलते हैं। आपने क्या देखा कि वहां पे चेयर पे एक आदमी बैठा हुआ है जो गंदी सी बनियान है, उसके कान में बीड़ी फंसी हुई है, ठीक है, गले में लाल रुमाल बंधा हुआ है, हाथ में पीला रुमाल बंधा हुआ है, मुंह में गुटखा फंसा हुआ है उसके। वो डॉक्टर साहब से मिलने आए थे हम। बैठो, फू, बताओ क्या तकलीफ है। आप पहली फुर्सत में क्या करेंगे आप कि बॉस यहां से तो भाग जाओ, इलाज कहीं और कराएंगे जाकर, ऐसे ही करेंगे ना। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। डॉक्टर से जो एक्सपेक्टेशन है ना वो ऐसे, लेकिन आप आपने कहा भाई कोई मैकेनिक है, किसी के पास जाना है, भाई काम ठीक है, हमारा गाड़ी का काम है, कोई काम है मिस्त्री, तो वहां आपको इस तरह का आदमी दिखेगा, होगा भाई कलाकार है, मान लो भाई पेंटिंग कर रहा है आदमी, आपने देखा है कि एक आदमी को बहुत ही जो है उजड़ा चमन टाइप का आदमी दिखाई पड़ा, पूरा मतलब बिखरा, मतलब मैं तो मतलब वो ना लुट गया बर्बाद हो गया वाला लुक होता है झटके, तो साहब बहुत अच्छी पेंटिंग आता है। आपने कहा भी आर्टिस्ट आदमी है, एकदम बिंदास है, कवि आदमी है, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से उसको के वैसा रहता, पर डॉक्टर के बारे में तो अलग परसेप्शन है सब समाज का। तो वही है, सो सुनार की एक लोहार की, मतलब डॉक्टर बनने मतलब बात ही खत्म हो गई। इसलिए भैया पढ़ लिया करो, इसलिए बोल रहा हूं कि पढ़ लिया करो, अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं मुद्दे पे कि मैंने आपसे कहा बेटा कि इसलिए एनसीईआरटी की लैंग्वेज पर बेटा फोकस की, जो बता रहा हूं कि मैंने क्या कहा आपसे, एंथर फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। तो मैंने डायग्राम बना के बताया कि एंथर के जो है वो 2 लोब है, हर एक लोब। अब मैंने कैसे बनाया, देखो मैंने डायग्राम में बनाया ना, मैंने बाकायदा आपको डायग्राम में दिखाया बेटा, मैंने दिखाया आपको कि इसमें जो है ऐसा, ठीक है, इस प्रकार से मैंने कहा आपसे, मैंने कहा देखो है ना, ऐसा एक लोब, दूसरा लोब, ठीक है, ऐसे लोब बने ये है ना, ठीक है, ये कनेक्टिव वाला हिस्सा हो गया इसका। हमने कहा 4 साइडेड बोल दिया हमने, इसके अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजिया यही लिखा हुआ है। देखो इतने छोटे से डायग्राम ने पूरी कहानी बता दी एनसीईआरटी की कि एंथर 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, कॉर्नर में होती है, हर एक लोब में 2 हर एक लोब में होती है, ठीक है ना। The microspongea develop further and become, माइक्रोस्पोंजिया का और अधिक विकास होता है, जब डेवलप होती हैं तो वो फाइनली पॉलन सैक बन जाती हैं। और बाद में क्या होता है कि एक लोब की दोनों माइक्रोस्पोंजिया जो होती हैं वो अपने साइज को बढ़ाती हैं, और फाइनली क्या होगा, वो इस प्रकार से उनके अंदर पॉलन ग्रेन आते रहेंगे, इनका साइज ऐसे बढ़ता रहेगा, और एक लोब की दोनों माइक्रोस्पोंजिया फ्यूज कर जाएंगे आपस में। ऐसा होता है मैच्योर एंथर में। परिपक्व एंथर में ऐसा होता है क्योंकि पॉलन ग्रेन जैसे जैसे ग्रो करेगा उसे और जगह चाहिए पड़ेगी, तो माइक्रोस्पोंजिया का साइज बढ़ने लगेगा, ठीक है। द माइक्रोस्पोंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक, ठीक है। देखो बेटा क्या होता है, जब तक इसके अंदर माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है तब तक तो ये माइक्रोस्पोंजिया है। जब माइक्रोस्पोर डेवलप होकर पॉलन ग्रेन बन गया, अब आप बोलोगे दोनों में फर्क क्या है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क केवल स्ट्रक्चर का मामूली फर्क है। माइक्रोस्पोर जस्ट मियोसिस के बाद बने हुए स्पोर होते हैं, और पॉलन ग्रेन जब बोला तो उसके अंदर एक माइटोसिस हो चुका होता है।
उसके अंदर जो है वो जनरेटिव सेल और जो है आपका ट्यूब सेल बन चुका होता है, उसके ऊपर एक टफ कवर बन चुका होता है, एक्साइन लेयर बन चुका होता है। तो पॉलन ग्रेन बोला उसको हमने, जो बाहर निकल जाएगा, कण के समान दिखाई देगा। तो जब तक वो माइक्रोस्पोर रहा, माइक्रोस्पोंजिया बोला, जब पॉलन ग्रेन बन गया तो हमने पॉलन सैक बोल दिया उसको हमने, ठीक है। देखो लॉन्गिट्यूडनली एक्सपांड करेगा और पूरी लेंथ में एंड पैक्ड विद द पॉलन ग्रेन, उसके अंदर पॉलन ग्रेन भरे होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि माइक्रोस्पोर बनने तक तो हमने क्या कहा, माइक्रोस्पोंजिया बोला उसको हमने। जब माइक्रोस्पोर का मैच्योरेशन होने लगा तो हमने इसको पॉलन सैक बोलना शुरू कर दिया। अरे भाई सिंपल सी बात है, हमारे घर में एक कमरा था, हमारे घर में एक कमरा था तो हमने उसको बोला कमरा है ये, एक घर में कमरा रूम है, उस रूम में लाके हमने बेड लगा दिया, ठीक है, सोने का अरेंजमेंट कर लिया, दूसरे कमरे में हमने सोफा लगा दिया, तो हमने क्या बोला, वो मेरा ड्राइंग रूम हो गया, लिविंग रूम हो गया और ये मेरा बेडरूम हो गया। बात तो वही है ना, आपने बिस्तर लाकर रख दिया तो बेडरूम बोल दिया आपने, मान लो पढ़ने का टेबल लाकर रख दिया तो स्टडी रूम बोल देते, खाने का टेबल लाकर रख दिया तो डाइनिंग रूम बन जाता, वो सोफा लगा देता तो लिविंग रूम बन जाता, वो कुछ नहीं था तो रूम था वो, ठीक है ना। तो वही बात है कि जब वो जो जगह थी ना उसमें जब माइक्रोस्पोर प्रेजेंट था वो माइक्रोस्पोंजिया थी, जब माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गया तो उसी माइक्रोस्पोंजिया को आपने पॉलन सैक बोल दिया, ठीक है, क्लियर। देखो देखो अब क्या देख रहे हो आप, एक इमेज ए में क्या देख रहे हो आप कि ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एक यंग एंथर के, एक यंग एंथर का आप ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक एंथर जो है उसकी जब विकास हो रहा होता है शुरू में, तो आपको क्या दिखाई पड़ा, उसमें आपको दिखाई पड़े दो लोब दिखाई पड़े, हर एक लोब के अंदर दो आपको माइक्रोस्पोंजिया दिखाई पड़े आपको। और एंथर में क्या दिखाई पड़ा आपको, मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपसे कि एंथर में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो हो गया एंथर में ये हो गया आपका, ये तो हो गया आपका माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया है, सुनो बेटा बात को है ना, समझो, ठीक है, बाकी लेवलिंग बाद में पढ़ना। और दूसरा ये पूरा का पूरा ये हो गया एंथर का वॉल, वॉल ऑफ एंथर, ठीक है, एंथर का वॉल हो गया, जो ये पूरा एंथर का वॉल हो गया जो माइक्रोस्पोंजिया को घेर रहा होगा, ठीक है। तो एंथर का वॉल मल्टी लेयर्ड होता है, एंथर के वॉल में कई परतें होती हैं। सबसे बाहर वाली परत को बोलते हैं हम एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाली एंथर, यानी हम कहें यहां पर हम बात करें एंथर की वॉल की, समझो बेटा बात करके, एंथर की वॉल की बात करें, सबसे बाहर होगा उसमें एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर होगा नंबर 1, उससे अंदर होगा एंडोथीशियम नंबर 2, उससे अंदर होगा मिडिल लेयर नंबर 3, उससे अंदर होगा टेपिटम नंबर 4, ठीक है। और इससे घिरा हुआ फिर इसके अंदर टेपिटम घेरेगा एक खाली कैविटी जगह को, जिसे बोलेंगे हम माइक्रोस्पोंजिया बोलेंगे। माइक्रोस्पोंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल भरी होंगी, खाली नहीं होगा ये, एक जगह ऐसी होगी, कंपार्टमेंट, एक कमरा होगा इसमें कि माइक्रोस्पोर मदर सेल भरी होंगी। ये एक यंग एंथर में देखने मिलेगा आपको, ठीक है। डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं जितने भी डायग्राम बना के दिखा दूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन बेटा एग्जाम में जो डायग्राम आएगा ना वो एनसीईआरटी का डायग्राम ही आएगा, इसलिए एकदम अटेंटिव रहिए, उसको दिमाग में रखिए आप, ठीक है। तो एंथर में क्या देख दो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंथर में एक तो माइक्रोस्पोंजिया है और चारों ओर एंथर की वॉल है। एंथर की वॉल में कई सारी परतें, सबसे बाहर एपिडर्मिस है, उससे अंदर एंडोथीशियम है, उससे अंदर मिडिल लेयर है और सबसे अंदर टेपिटम है। आपको सीक्वेंस याद रखना है, बाहर से अंदर की ओर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, अंदर से बाहर की ओर टेपिटम, मिडिल लेयर, एंडोथीशियम और एपिडर्मिस। क्लियर, ठीक है। आई बात, देखो इमेज को ध्यान से देखो बेटा, ठीक है ना। ये जो डायग्राम है ना बड़े इंपॉर्टेंट डायग्राम है और मैं आपको डीपीएस में भी दूंगा बेटा, ये मैं आपको, ये आपसे मैं टेस्ट में भी पूछूंगा, तो बिल्कुल है ना, कोई भी डीपीएस कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है बेटा। और मैं जो है देखो बेटा है ना, आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग हेयर कि मैं कुछ बेच रहा हूं, कुछ कोड बता रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं। मैं इतना बोलूंगा बेटा कि पंक्चुअलिटी के लिए और आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि बगैर आपके सपोर्ट के बायोमेंटर्स इतना बड़ा मुहिम नहीं छेड़ पाएगा, इतना आगे नहीं जा पाएगा। बायोमेंटर्स को आगे जाने के लिए आपके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको
कंपलसरी है सब्सक्रिप्शन लेना। आप मैं इतना बोलूँगा कि ये एक यज्ञ है बेटा, एक एजुकेशन रिवॉल्यूशन है। इसमें आपके द्वारा डाला गया जो यज्ञ में जो आहुति है उसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है उसका। और उसी से हम जो है वो एक गुरुकुल इस्टेब्लिश करेंगे, उसी से हम जो है वो बच्चों के लिए जो हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन करेंगे, एजुकेशन में रिवॉल्यूशन करेंगे हम। और ये एक मुहिम का बहुत का हिस्सा है और उस मुहिम में आप सबके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट, मेरे से जितना बन पड़ता है मैं पूरा सपोर्ट करता हूं। अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बायोमेंटर्स में लगाता हूं और बायोमेंटर्स एक नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रन करता है। जो भी पैसा आता है उसको बायोमेंटर्स री इन्वेस्ट करता है और बच्चों के लिए और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे ऑडियो बुक्स है, आपको क्या लगता है जिन लोगों ने ऑडियो बुक्स की रिकॉर्डिंग की है, दे आर नॉट फ्री, दे आर वेरी वेरी वेल पेड आर्टिस्ट के। जो भी हमारे जो है उसमें कई सिलेक्टेड स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए, कुछ उसमें जैसे जो उसमें जो 12th NCERT का जो बायोलॉजी का ऑडियो बुक है उसमें वान्या ने एक रोल प्ले किया, वो मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, वो सी वॉइस आर्टिस्ट क्या। फिर उसमें जो हिंदी में रिकॉर्ड किया वो भी एक यूपी के अंदर जो है कहीं के एक लेडी हैं, वो भी जो है वो हिंदी की टीचर है, प्रोफेसर हैं, उन्होंने रिकॉर्डिंग दिया। तो ऐसे फिर जैसे कि हमारे पास एक बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है प्रदर्शनी हाडा, उन्होंने 11th का NCERT वाला हिस्सा किया। बाकर रियाज ने जो है वो केमिस्ट्री वाला हिस्सा किया, इसना ने फिजिक्स वाला हिस्सा किया। तो एक्चुअली में जो हमारे कुछ जो बहुत अच्छी जिनकी वॉइस थी आर्टिस्ट लेवल की, उनको भी अंदर लिया। बट आपको बता दूं, मैंने किसी से, मैं चाहे किसी की बात करूं, मैं आई पेड देम वेरी वेल। मैंने सबको बायोमेंटर से जुड़े उनको मैंने जो मार्केट रेट है रिकॉर्डिंग का वैसा ही पे किया उनको मैंने। और क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सबके लिए चल रहा है, यहां पर हम जो है वो मैंने कहा ना आपसे, ये एक रिवॉल्यूशन का हिस्सा है। इस क्रांति में आपको भाग लेना चाहिए। वो मैंने कहा ना, ये देश की आजादी के समान आज जो है शिक्षा जो है वो कुछ चंद जो है वो व्यवसायियों के, कुछ कारपोरेट लोग जो बड़े फंडिंग लेके आए कर, उनके हाथों की कठपुतली बन गई है। शिक्षा को हमें किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनने देना है। इसे सबके लिए सुलभ और आसान बनाना है, इतना सस्ता बनाना है कि हर आदमी अफोर्ड कर सके। मैं हरियाणा गवर्नमेंट के उस डिसीजन की कड़ी आलोचना करता हूं जहां पर उन्होंने 10 साल का बॉन्ड, महंगी फीस कॉलेज की कर दी है। मैं बोलता हूं कि ये सब पतन की निशानी है कि आप हायर एजुकेशन को इतना महंगा करते जा रहे हो कि बच्चा अफोर्ड ना कर पाए। आप जो है डॉक्टर्स के ऊपर बॉन्ड थोपे चले जा रहे हैं, ये एकदम ही गलत है। ये कोई बंधुआ मजदूरी नहीं है, ये एक जो है वो टैलेंटेड बच्चे ने वहां पे गया और वो आपकी जरूरत है। आप सोच ली, सरकार को सोचना पड़ेगा कि डॉक्टर जो है वो समाज की जरूरत है, वो मजदूर नहीं है, वो कि आप उनको बंधुआ मजदूर नहीं है, वो समाज की जरूरत है, बहुत है। आपको इनको अमेरिका जैसी सोसाइटी में डॉक्टर को बहुत सम्मान से, बहुत संभाल कर, बड़े रिस्पेक्ट से रखते हैं वो लोग। मालूम है, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। वो पॉलिटिशियन को कुछ नहीं समझते, ब्यूरोक्रेट कुछ नहीं है वहां पे, डेवलप सोसाइटी। डॉक्टर बहुत कुछ है वहां पर, क्योंकि वो हमारी हेल्थ, हमारा ध्यान रखता है भाई, हमें जिंदा रखने में हेल्प करता है, कि हमें कोई बीमारी होगी तो बचाने में हेल्प करता है। समाज को इस चंगुल से बाहर निकलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भाई आप जो कर पढ़ रहे हैं, आप कोई पागल थोड़ी ना बेटा। आप भी चाहें तो सड़क पे घूम के 10 लोग जोड़ के, इनके से जो इतने सारे देश में पॉलिटिशियन है उनमें से कुछ दिन तक करेंगे तो शायद कुछ हो जाए। थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे लग के तो जो सरकारी नौकरी होती वो भी मिल जाएगी। लेकिन वही वाली बात है ना, आज जब कोरोना का क्राइसिस हुआ तो किसको याद किया? किसी ने बोला कि भाई नेताओं को बुलाओ, लगाओ। मैं कहता हूं 10 दिन इन नेताओं को लगा दो हॉस्पिटल की कोविड वार्ड में ड्यूटी पे, सिखाओ ना ट्रेनिंग। ये गधे थोड़ी ना, ये भी तो बुद्धिमान है ना, बनते तो बहुत होशियार हैं, इनको लगाओ। हरियाणा की पूरी गवर्नमेंट के मंत्रियों को बोलो कि जाओ भैया कोविड वार्ड में तुमको ट्रेनिंग दे रहे हैं, करो, मरीजों की सेवा करो। भाग जाएंगे उल्टे पैर, डर के मारे भाग जाएंगे। बात करते हैं बड़ी बड़ी कि भैया डॉक्टर को 10 साल 5 साल 7 साल काम करना, क्या बोलेगा आदमी इनको? इतनी हिम्मत है तो भैया मैं आप तो खुलेआम कह रहा हूं, मैं क्या इतनी हिम्मत है तो आप 10 दिन जाके काम करके दिखाओ ना, मान लेंगे सारी बातें आपकी हम लोग। आप बोलोगे कहां से मुद्दा कहां पहुंच गया? कहीं नहीं पहुंचा, लौट के वापस आ गया मुद्दा यहां पर। तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि हमें अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, एंथर वॉल का सीक्वेंस याद रखना है। बाहर से एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड देन टेपिटम। अंदर से बाहर टेपिटम, मिडिल लेयर, एंडोथीशियम और एपिडर्मिस के। और सबसे अंदर क्या भरा हुआ है इसमें? टेपिटम से अंदर घिरा हुआ क्या है बेटा? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, ठीक है ना। फिर
आप डायग्राम सी में क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं इसमें कि एक मैच्योर डिहेशन एंथर है, एक एंथर परिपक्व हो चुका है। और देखो मैच्योर एंथर में क्या हो गया कि एक देखो जो यंग एंथर था, डायग्राम ए में देखा, चारों माइक्रोस्पोंजिया साफ साफ आपको दिखाई पड़ रही थी बेटा यहां पेट के। लेकिन आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि जो इमेज सी में देखो एक मैच्योर एंथर में क्या हुआ कि दोनों माइक्रोस्पोंजिया एक लोब की आपस में फ्यूज कर गई है, कॉमन चेंबर बन गया है और पॉलन ग्लैंड फुली मैच्योर हो चुके हैं और बहुत बाहर निकल रहे हैं इनके। और जिस जगह से बाहर निकल रहे हैं वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है स्टोमियम। इस पॉइंट को बोलते हैं स्टोमियम के। लाइन ऑफ डिहेशन प्रस्फुटन रेखा से फट गया है, छेद बन गए, वहां से पॉलन ग्लैंड बाहर निकल गया। ठीक है, ये एनसीईआरटी की इमेज में रखा है बेटा, है ना? देखो आप, है ना? क्लियर? तो एकदम बेटा एकदम अटेंटिव रहना है हमको, ना इमेजेस को बड़े ध्यान से देखना है, समझना है हमको। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए, है ना? तो देखो शुरुआत में अब होता क्या है, मेरी बात ध्यान सुनेंगे कि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आप एमसीक्यू बुक देखोगे, एग्जाम के क्वेश्चन लगाओगे तो आपको ये पॉइंट मिलेंगे। और ये जो कुछ हिस्से ऐसे बेटा जो दिमाग में रखा है। अब किसी बच्चे ने, मैंने देखा कि अभी फिर कमेंट किया किसी ने, इतना बाहर क्यों पढ़ाते हो एनसीईआरटी से? पता नहीं क्या एनसीईआरटी पढ़ाना है? जी बात जी श्रीमान, मैं आपने मुझे सलाह दी, आपने मुझे आदेश दिया, मैं कृतज्ञ रहूंगा, जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। और मेरी सिर्फ आपसे एक प्रार्थना है, चले जाइए यहां से दूर, इतनी दूर चले जाइए कि नजर बताइए और जाइए और जाकर कहीं और पढ़िए, हमारे पास ज्ञान देने मत आइए। ठीक है, हमें आपकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है श्रीमान। और जाते जाते अनलाइक करके जाना, ठीक है, अनसब्सक्राइब करके जाना। वो उल्टा बोलने वाला पहला चैनल है देश का पहला चैनल जो उल्टा बोल रहा है आपसे। चले जाओ, लेकिन यहां मत आना। ठीक है, हमें तुम्हारी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? ये हम कोई अहंकार से नहीं बोल रहे हैं, हमको भैया चाहिए कमांडो, सिंसियर बच्चे चाहिए, ठीक है, जो टॉप करने वाले हैं। बायोमेंटर्स में के ऐसे बच्चे जो झंडा सबसे ऊपर लगा के आए, के दिल में शक होगा ना, घूमते फिरते आओगे बगीचे में तो ये कोई ये है वो प्रेम कथा थोड़ी ना चल रही है, घूमते फिरते आए बैठ के प्रेम कथा या भगवान की कथा, दोनों में कोई फर्क नहीं है। प्रेम कथा तो लोग फिर भी थोड़ा गौर से सुनते हैं, भगवान की कथा चल रही थी, प्रवचन चल रहे थे, पंडित जी कुछ बोल रहे हैं, अपन अपने घर की बात कर रहे हैं बाजू वाले से, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत सीरियस ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह के बच्चे आएंगे तो मैं यूट्यूब पे लेक्चर डालना बंद कर दूंगा, फिर आके ऐप पर देखो, केवल वेबसाइट देखो के। तो ऐसे जो स्टूडेंट जो आते हैं ना घूमते फिरते और सलाह देते हैं कि ये मत पढ़ाओ, अरे जाना भाई, तेरे को कौन बुलाया यहाँ पे? इन्विटेशन देने घर आया था मैं, तेरे इन्विटेशन देने घर आया था कि आजा भैया पढ़ ले आके मुझसे। ठीक, वो तो देने नहीं आया था ना मैं कि घर आया हूँ, अब भाई साहब मेरा पढ़ लो भाई, मुझ पढ़ा रहा हूँ, है ना, इतने लोग उसमें से मेरा ही पढ़ लो, नहीं आया ना मैं। और मैं हूं भी इतना बड़ा आदमी, ठीक है, कि तू मेरे पास आएगा तो कोई महान कार्य हो जाएगा, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करने का, समझ गए ना? सामने होता ना तो एक थप्पड़ पड़ता, कान पड़ के मरोड़ देता के, और तुम्हें लाइन पे लेके आता और तुम्हें भी सिलेक्ट करवाता, समझ गए? ठीक है, अभी मुद्दा ये है बेटा कि चीजों में कई चीजें बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी लिखी होती, समझिए उसको बेटा। ये कंपटीशन, इसको मजाक में बिल्कुल मत लीजिए, नहीं तो जिंदगी का मजाक बन जाएगा दादा, है ना? कि खेल लिए थे 4 साल पीएमटी, अब क्या कर रहे हो? गन्ने के रस का ठेला लगाए, गर्मी में लगता है ठेला वो, ठीक है। चलिए तो क्या देख रहे हैं हम? जो इमेज ए देखिए, अब इमेज ए में क्या है? एक एंथर बनने की तैयारी कर रहा है, एंथर बनने की शुरुआत में है। उसमें क्या है? केवल आपको उसमें क्या दिखाई पड़ रहा है? उसमें आपको दिखाई पड़ रहा है, बाहर दिखाई पड़ रहा है आपको एपिडर्मिस, बाहर आपको एपिडर्मिस दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अंदर क्या भरा है? उसके अंदर भरा हुआ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भरा हुआ है, उसके अंदर डिवाइड करने वाला टिश्यू भरा हुआ है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भरा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। बस कुछ नहीं है अभी, ना तो इसके अंदर कोई एंडोथीशियम बना है, ना मिडिल लेयर बना है, ना टेपिटम बना है, ना स्पोरोजेनस टिश्यू, कुछ नहीं बना है। बस एक एंथर बनना शुरू हुआ है। सबसे पहला काम यह होगा कि इट एक्वायर 4 एंगल स्ट्रक्चर, ये एक 4 कोनों वाली स्ट्रक्चर में एक स्क्वायर के समान, या हम बोले रेक्टेंगल के समान 4 एंगल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए। तो हमने कहा स्टेप बी में देखा हमने इट एक्वायर 4 एंगल्ड स्ट्रक्चर,
4 कोनों वाली संरचना में कन्वर्ट हुआ। फिर हर एक कॉर्नर में कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिफरेंट हो गई, डिफरेंशिएट हो गई। उन्होंने आप जो है वो उन्होंने डिसाइड किया है कि अब हमको जो है वो डिवाइड करके कुछ और सेल बनानी है, बाकी सेल्स वैसी की वैसी प्रेजेंट रह के। इन्हें बोल दिया हमने आर्कीस्पोरियल सेल, इनके लिए वर्ड यूज किया हमने, इनको बोला हमने आर्कीस्पोरियल सेल। ठीक है, ये आर्कीस्पोरियल सेल हो गई है। मैंने कहा ये आर्कीस्पोरियल सेल, एक कॉर्नर में, दूसरे कॉर्नर में, तीसरे कॉर्नर में, चौथे कॉर्नर में ये आर्कीस्पोरियल सेल दिखाई पड़े के। अब ये आर्कीस्पोरियल सेल जो है वो मतलब 4 एंगल बना, हर एक एंगल में आपको एक ग्रुप ऑफ सेल दिखाई पड़ा, कोशिकाओं का एक गुच्छा दिखाई पड़ा, जो उसे आर्कीस्पोरियल सेल बोला हमने। और ये सेल जो है वो डिवाइड होंगी, ये सेल आगे डिवाइड होंगी, डिवाइड होकर क्या बनाएंगी, जब आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड होगी तो बनाएगी इन्हें आर्कीस्पोरियल सेल। सुन लो बेटा ना, आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड होगा तो बनेगा प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल बनेगा। ठीक है, मैं फ्लो चार्ट दे दूंगा आपको, अभी दिखाऊंगा आपको इमेज, चिंता मत, अभी सुनो बेटा ना, अभी नोट नहीं करो ना। प्राइमरी पैराइटल सेल बना और क्या बना, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है बेटा, तो क्या बन गया, जो आर्कीस्पोरियल सेल्स डिवाइड हुई तो उन्होंने बाहर की तरफ बनाया प्राइमरी पैराइटल सेल को, अंदर की ओर बनाया प्राइमरी स्पोरियल सेल को। अब मेरी बात बड़े ध्यान सुनेंगे बेटा, प्राइमरी पैराइटल सेल बनाएगी एंथर की वॉल, ये एंथर की वॉल को बनाएगी। एंथर की वॉल बोले तो किसको बनाएगी, एपिडर्मिस पहले से बना हुआ है उसको नहीं बनाएगी, किसको बनाएगी, एंडोथीशियम को बनाएगी, मिडिल लेयर को बनाएगी और टेपिटम को बनाएगी। क्या, प्राइमरी पैराइटल सेल डिवाइड करेंगी और एंथर की वॉल को बनाएंगी, एपिडर्मिस को छोड़कर बाकी सभी वॉलें बनेंगी, एंडोथीशियम बनेगा, ठीक है, मिडिल लेयर बनेगा और टेपिटम बनेगा। ठीक है, और प्राइमरी स्पोर सेल क्या बनेंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाएंगी। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाएंगी जो कि मियोसिस में भाग लेंगी और माइक्रोस्पोर को बनाएंगी। ठीक है, क्लियर। देखिए, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले एंथर क्या था, मैंने कहा ये एपिडर्मिस हो गया बेटा। ठीक है, ये मैंने कहा आपसे कि सबसे पहले क्या था, सबसे पहले जो है वो ये एपिडर्मिस हो गया। ठीक है, इसके अंदर ये टिश्यू भरा हुआ है, परमानेंट टिश्यू सेल, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ऐसा भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर टिश्यू भरा हुआ है ना, लिविंग सेल्स भरी हुई इसके अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ, सबसे पहला है इसके बाद क्या हुआ, इसने क्या किया, इसने जो है वो इसने 4 एंगल स्ट्रक्चर को उसने जो है बनाया इसने। ठीक है, 4 एंगल स्ट्रक्चर बनाया, ऐसा ग्रो किया ये एंथर, इसने 4 एंगल स्ट्रक्चर को इसने बनाया। ठीक है ना। अगली स्टेप में क्या हुआ, अगली स्टेप में ये हुआ कि स्ट्रक्चर थोड़ा और साफ साफ हमें दिखाई देने लगा, ऐसा। ठीक है, 4 एंगल स्ट्रक्चर दिखाई रहा है। और इसमें क्या देखा हमने कहा कि हर एक एंगल पे 4 एंगल से हर एक एंगल पे क्या हुआ कि कुछ सेल्स मॉडिफाई हो गई हैं, कुछ सेल ये मॉडिफाई हो गई हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोला हमने, इन्हें बोला हमने, इनको हमने बोल दिया आर्कीस्पोरियल सेल बोल दिया बेटा इनको हमने। ठीक है, ये आर्कीस्पोरियल सेल जो है वो डिवाइड करेंगे, क्या बनेगा, प्राइमरी पैराइटल सेल बनेगा, फिर प्राइमरी स्पोरियल सेल बनेगा। ये डिवाइड किए तो बाहर तरफ क्या बनेगा बेटा, यानी हम इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं, इसको हम धीमे धीमे शेप भी बढ़ रहा है इसका, साइज बढ़ रहा है इसका। अब क्या बनाया इसमें, बाहर तरफ बनाया इसने प्राइमरी पैराइटल सेल को बनाया इसने, अंदर तरफ क्या बनाया उसने, प्राइमरी स्पोरियस सेल को बनाया उसने। ठीक है, हमने एक कॉर्नर लिया, हमने चारों कॉर्नर में ऐसा होगा, अभी हमने एक कॉर्नर में शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आगे जाके क्या बनाएगा, जो प्राइमरी पैराइटल सेल है वो बनाएंगी, एंथर की वॉल को बनाएंगी, और जो इस प्राइमरी स्पोरियस सेल है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल के समान व्यवहार करेंगी। ठीक है ना। चलिए, अब ये फ्लो चार्ट हमें बनाना है, ये फ्लो चार्ट हमारे दिमाग में रहना चाहिए। देखो बेटा क्या हुआ,
हर एक कॉर्नर पर हमने क्या देखा, एक आर्किस्पोरियल सेल जो है, आर्किस्पोरियल सेल का ग्रुप, याद रखिए एक नहीं होती, ग्रुप में होती, कई सारी होती है। आर्किस्पोरियल सेल है, डिवाइड करेंगी तो बाहर तरफ क्या बनेगा, प्राइमरी पैराइटल सेल बनेगी और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बनेगी बेटा, ठीक है। प्राइमरी पैराइटल सेल जो है वो डिवाइड करेगी, क्या बनाएगी बेटा, वो आउटर पैराइटल लेयर डिवाइड करेगी, आउटर पैराइटल लेयर बनाएगी जो एंडोथीशियम और मिडिल लेयर के रूप में डेवलप होगी, ठीक है, जो एंडोथीशियम और मिडिल लेयर के रूप में डेवलप होगी, ठीक है। और इनर पैराइटल लेयर अंदर की तरफ क्या बनेगी, इनर पैराइटल लेयर बनेगी जो कि टेपिटम, जो कि पैराइटल टेपिटम को बनाएगा, टेपिटम को जो पैराइटल टेपिटम को जो बनाएगा, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। इसके अलावा टेपिटम का एक हिस्सा कनेक्टिव टिश्यू, जो एंथर के दोनों लोब को जोड़ने वाला कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो भी टेपिटम का एक हिस्सा बनाता है। वो हिस्सा टेपिटम का जो कनेक्टिव की तरफ होगा ना, वो कनेक्टिव टिश्यू की सेल से बना होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर टेपिटम लेयर को बनाने में टेपिटल लेयर जो होती है वो ड्यूअल ओरिजिन की होती है, ये भी पूछा गया एग्जाम में। टेपिटल लेयर जो होती है वो ड्यूअल ओरिजिन की होती है। कुछ टेपिटम की सेल जो है कनेक्टिव टिश्यू से बनती है और कुछ प्राइमरी पैराइटल सेल के डिवाइड होने पर बनती है, ठीक है। और जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल होती हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल के समान व्यवहार करती हैं, जो आगे जाके म्यूसिस में भाग लेंगी और माइक्रोस्पोर को बनाएंगी, क्लियर। तो ये फ्लो चार्ट जो है ना, पूरी एंथर की कहानी, कई सारे ऐसे एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, उसका आंसर करता है। तो याद रखिए, आर्किस्पोरियल सेल एंथर के कॉर्नर पे बनती है, किनारों पर बनती है, डिवाइड करेगी, प्राइमरी पैराइटल सेल बनेगा, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बनेगा। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल जो होता है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल के समान व्यवहार करेगा। प्राइमरी पैराइटल सेल जो है आउटर और इनर पैराइटल लेयर बनाएगा। आउटर पैराइटल लेयर एंडोथीशियम और मिडिल लेयर को बनाएगा। इनर पैराइटल लेयर टेपिटम का एक भाग बनाएगा, ठीक है। और टेपिटम का दूसरा भाग जो है कनेक्टिव सेल से बना होता है, ड्यूल ओरिजिन का होता है टेपिटम, ठीक है, क्लियर। चलिए आज हम इसमें इतना ही करेंगे हम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो फिर से हम बात यहीं से बात शुरू करेंगे। तो आज हमने कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक्स बात किया। मैंने कहा ना बेटा कि जो है चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 हमेशा जो है चैप्टर की सोल को कनेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो वहां पे हमने देखा कि हमें पढ़, अब देखो पूरे चैप्टर में हमको यही सिर्फ इतना समझना है, मॉर्फोलॉजी वाला पोर्शन देख चुके बेटा हम, हमें सिर्फ ये समझना है कि माइक्रोस्पोर कैसे बना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट कैसे बना, मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, मेल गैमेट कैसे बनते हैं, कैसे रोल प्ले करते हैं वो उठ के, फिर फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, फीमेल पार्ट कैसे मैच्योर होता है, फीमेल गैमेटोफाइट से कैसे बना, मेगास्पोर कैसे बना, फीमेल गैमेटोफाइट जो एम्ब्रियोसेक है उसमें, उसको हम एम्ब्रियोसेक क्यों कहते हैं, उसमें क्या तरह की सेल्स होती हैं, उसमें एग क्या होता है, सिनर्जिड सेल क्या होती है, एंटीपोडल सेल क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ना है हमको, ठीक है ना बेटा। जो बिल्कुल ब्रीफ में रखा था रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में, उसको मॉर्फोलॉजी वाला हिस्सा उसको, ठीक है, आगे लेके हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो उम्मीद है आपको बेटा लेक्चर समझ में आपको आ रहा होगा। मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि बेटा प्लीज, सिर्फ आपसे मैं कह रहा हूं आपसे कि सब्सक्रिप्शन लेना ना लेना वो आपकी मर्जी पर भरोसा तो रखिए बेटा, क्योंकि आप जब तक आपको देखो, मैं मतलब यहां पर मैं आपका मैं बिल्कुल मैं कभी इसकी बात नहीं करता हूं कि 11th क्लास के लिए कि पढ़ा रहा हूं, 12th के लिए पढ़ा रहा हूं, के कई सारे जो है लोग हैं उनका 11 और 12 का फोकस होता है। मैं साफ साफ बोलता हूं बेटा, मैं सिर्फ नीट पर फोकस करता हूं, नीट में मैं आपके सिलेक्शन पर फोकस करता हूं। मेरे लिए धंधा नहीं है, मेरे लिए जुनून है, पैशन है, मेरे लिए ये ईश्वर हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल कि समडे आई फॉरगेट टू प्रे द गॉड, but I never forget to think about you, think about biomentors, think about teaching. ये मेरे लिए मतलब लोग कहते हैं कि मंदिरों में जाके, मस्जिदों में जाके प्रार्थना होती, मैं कहता हूँ जब मैं सुबह उठता हूँ आपके लिए कुछ करने का सोचता हूँ, मेहनत करता हूँ, वही मेरे लिए सबसे बड़ी आराधना है, सबसे बड़ी पूजा है। जब आप ऐसा कुछ शक करते हैं तो मेरे को हर्ट करता है, बुरा लगता है मेरे को मन में। तो पढ़िए बेटा, यकीन रखिए अपने गुरु पे। मैं आपके माता पिता की जगह पर तो नहीं हूँ, लेकिन जितना अच्छा वो आपके बारे में सोचते हैं, शायद उतना अच्छा मैं आपके बारे में सोचता हूँ। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos.
Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentor's online app from Google Play Store.